दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। बीएसई ने अपने सर्किट लिमिट को बढ़ा दिया है, यानी 5% का जहाँ पे सर्किट था जियो फाइनेंशियल सर्विस में उसको बढ़ा के अब 20% कर लिया है। तो क्या है पूरा मामला और क्या फ़ायदा होगा? क्या अब ये 20% की स्पीड से स्टॉक दौड़ पाएगा? क्या वाकई में अब ये स्टॉक ऐसा है जिसको इस सर्किट लिमिट से बाहर करने की ज़रूरत थी, या फिर थोड़े समय के लिए अगर 5% में रहता तो लगातार अपर सर्किट भी लग सकते हैं? क्या ऐसी भी संभावना बन रही है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो आने वाले समय में बिल्कुल रिलायंस जियो की तरह बाजार में एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, यानी आने वाले समय में वो इंश्योरेंस और देख सकते हो कि दूसरे और बिजनेस में भी मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ये स्टॉक जिसकी प्राइस बहुत नीचे है ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय कुछ बड़ा धमाका कर सकता है, क्या है इन सारी संभावनाओं का पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स फ्राइडे के दिन 65,387 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहां पे 555 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। काफ़ी दिन के बाद शानदार तेजी बाजार में बनी है, क्योंकि बाजार में लगातार दबाव बना हुआ था। 0.86% की तेजी काफ़ी मायने रखती है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी शानदार तेजी थी, 9,527 के स्तर पे 0.84% की तेजी, और इसका असर देखने को मिला बाजार में। अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ से जो सिग्नल है वो लगभग मिक्स दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बड़ी तेजी तो नहीं है। डाउ जोन की बात करें तो 34,837 के स्तर पे क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे 0.33% की तेजी है। S&P 500 की बात करें तो 4,515 के स्तर पे 0.18% की तेजी है। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात अगर हम करें तो 14,031 के स्तर पे 0.022% की गिरावट, यानी कह सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग है। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1920 के स्तर पे 1.11% की अच्छी तेजी है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे सिग्नल थोड़े से वीक है, और इसमें लग रहा है कि शुरुआत ज़्यादा तेज़ी के साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन बाजार की संभावनाओं के आगे स्टॉक में भी तेज़ी बन सकती है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा है, देख सकते हो फ्राइडे के दिन, और स्टॉक 245 पर आ गया। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे थे लगातार, मेरे कमेंट्स भी मैंने देखे, काफ़ी जो कह रहे थे कि सर फ्राइडे के दिन लोअर सर्किट लग जाएगा, लोअर सर्किट लगेगा क्योंकि इसको इंडेक्स से बाहर किया गया ऐसा है। लेकिन मैंने जबकि कहा था कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दूसरे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जो डायरेक्ट स्मॉल कैप और दूसरे इंडेक्स में बेस्ड जो शेयरों में भी निवेश करते, म्यूचुअल फंड में निवेश उनका जो है, जैसे स्पेशली अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल जैसे इन्वेस्टर है वो निवेश करते हैं ऐसे स्टॉक में, और इसी वजह से देखें तो ये अपर सर्किट लगा। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया कि काफ़ी बड़ी डील भी हुई है। अब आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस से कि इस स्टॉक ने लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही देखे तो स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ, लगभग इसने 14% की शानदार तेज़ी बताई है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इसकी जब वापस लिस्टिंग की गई थी तब 262 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, जो काफ़ी अच्छी प्राइस थी, लेकिन उसके बाद में दबाव बनना शुरू हो गया और इसने 202 का लो बनाया, यानी लोअर सर्किट के दम पे स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया, और इस निचले लेवल से लोगों ने काफ़ी शानदार खरीदारी की, और अब आप देखते हो कि स्टॉक निचले लेवल से ज़बरदस्त रिकवर हो चुका है, 245 पर आ चुका है और बिल्कुल एक नई हाई बनाने को तैयार है। अब इसके बीच में जो बीएसई ने जो फैसला किया है कि जो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो सर्किट लिमिट थी उसको 5% से बढ़ा के सीधा 20% कर दिया है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि 5% से 10% किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 20% कर लिया गया। यानी अब एक शेयर को 20% तक अप डाउन करने का मौका मिलेगा। अगर तेज़ी बनी तो 20% के एक साथ में तेज़ी बन सकती है, और लोअर सर्किट और अपर सर्किट का दौर थोड़ा सा इसमें अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 20% की सर्किट की लिमिट में यहाँ पे जल्दी लोअर अपर सर्किट नहीं लगते। तो कल बीएसई ने ये बड़ा फैसला किया है। आप देख दो कि ये इसकी जो लिमिट का जो बढ़ाने के पीछे वजह है कि स्टॉक के अंदर वो जो लोअर सर्किट का दौर था वो थम चुका है और एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ऐसे में ये फैसला लिया गया है। वैसे बीएसई ने इसको एसएनपी और बीएसई इंडेक्स से बाहर कर दिया है, क्योंकि फिलहाल ये इंडेक्स बेस्ड स्टॉक नहीं है, क्योंकि रिलायंस ने डीमर्जर के बाद इसको अलग किया है। इसके वेटेज के हिसाब से इसको उन इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। तो आप समझ सकते 1 सितंबर से ये इंडेक्स से बाहर हो चुका है, इसको रिमूव किया गया है।
सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो समय दिया गया था, क्योंकि जो रिलायंस में निवेश करने वाले जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है या जो बड़े इन्वेस्टर है, उनको डीमर्जर के बाद एक शेयर मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विस का, और उनको उससे बाहर निकलना था क्योंकि वो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक में निवेश करने वाले होते हैं। तो ऐसे में जब ये इंडेक्स के अंदर नहीं है शामिल, तो इससे उनको बाहर निकलना ही होगा, और इसलिए उनको वक्त दिया गया था। उस वक्त के अंदर उन्होंने अपने जो शेयर थे वो बेच दिए है। ऐसे में अब ये स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ा है स्टॉक। सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस, जिसका मार्केट कैप 1.48 ट्रिलियन रुपीज़ का है, और ये जो मार्केट कैप है ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी बन चुकी है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि मार्केट कैप के दम पे कह सकते हैं इसकी प्राइस 200-250 के बीच में तो नहीं रहने वाली, जिस हिसाब से इसका बिजनेस है। अब फिलहाल देखें तो स्टॉक के अंदर ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में काम हो रहा है, यानी अभी फिलहाल इसमें आप इंट्राडे नहीं कर सकते, सिर्फ डिलीवरी बेसिस आप काम कर सकते हैं, और आने वाले सप्ताह में इसको नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए शुरू कर दिया जाएगा, ट्रेड टू ट्रेड से निकाल दिया जाएगा, और इसकी भी संभावना बन रही है। फिर डिलीवरी बेस काम के अलावा आप इंट्राडे भी इसमें कर पाएंगे, तब इसमें वॉल्यूम और बढ़ना शुरू होगा। फिलहाल देखें तो वॉल्यूम जो है सिर्फ डिलीवरी बेस काम का ही है, आने वाले समय ये उसमें और तेज़ी आएगी। जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इसको रिलायंस का सपोर्ट है। अब रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो इसके लिए जो चिंता की बात नहीं है। इसमें आप देखें तो जिस तरह से इसका कैपिटल बेस है, इसका जो एक्सपीरियंस है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ये सारे मिलकर इस स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, और इसका बिजनेस जिस तरह से बढ़ेगा तो डेफिनेट इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो जो एनालिस्ट है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर, और खरीदारी की सलाह भी दे रहे। इसके अलावा देखें तो कंपनी एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करेगी, जिससे इनको और ज़्यादा अनुभव देखने को मिलेगा। वैसे इसका बिजनेस जो है पहले से ये ऑलरेडी चल रहा है, ब्लैक रॉक के साथ में इन्होंने इसके लिए पार्टनरशिप की हुई है। सबसे जो बड़ी बात है कि रिलायंस की जो AAA की रेटिंग है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी, इसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। आराम से ये फंड रेज करना चाहे तो वहाँ से भी मिल पाएगा, इनकी लाइब्रेरी को ये मेंटेन कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाजार में इनकी पकड़ और मजबूत होगी, क्योंकि उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का वो इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोडक्ट वो आज बेच पाएंगे आराम से, उसमें कोई तकलीफ इनको आएगी नहीं। अब आप ये समझ ही सकते हो, कंपनी हेल्थ और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी और भी इंश्योरेंस की सारी सेवाएं जो अपने कस्टमर को देना चाहेगी। ऐसे में उनके पास जियो का जो कस्टमर बेस है उसको डायरेक्ट वो अपनी जो सर्विस है वो ऑफर कर पाएंगे उनके हिसाब से, उनकी प्राइस में। यानी जियो का ये हमेशा फंडा है कि वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उससे उनके कस्टमर बेस में इजाफा होता है। तो अब की बार ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसमें भी वैसी ही रणनीति अपना रहे, और इसके लिए उन्होंने एक नए CEO की तलाश भी शुरू की है, ताकि इनके बिजनेस को वो आराम से तेज़ी से आगे बढ़ा सके। ये जो सारी बातें साबित करी है कि जियो आने वाले समय एक बड़ा धमाका करने को तैयार है। ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस का ये जो स्टॉक है, यह स्टॉक कई गुना बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, और जैसे कि हमने कहा है कि ये 2000 हो सकता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। वैसे इसका टारगेट हमने 10 साल के लिए रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले भी ये 2000 हो सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है। और जिस तरह से एक के बाद एक जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा करे कि वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। फिलहाल इसकी लाइब्रेरीज आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बिजनेस बढ़ा तो लाइब्रेरीज बढ़ेगी ही। देख सकते हो कि मार्च 2021 में 2060 करोड़ के आसपास थी, मार्च 2022 में ये बढ़ के 2228 करोड़ के आसपास हुई, और अब की बार अगर आप देखें तो मार्च 2023 में ये 24,803 करोड़ के आसपास पहुंची है। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी बढ़ी है, तो क्योंकि बिजनेस अब उनको बढ़ाना है तो ऐसे में लाइब्रेरी तो बढ़ेगी। ये अब एक शुरुआत एक नई, और आप ये समझ सकते हो कि इनका जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस अगर आप देखें या एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस देखें, ये सारे बिजनेस इनको बहुत बड़ा है। प्रॉफिट तो देंगे, लेकिन रिस्क भी रहता है इस स्टॉक के अंदर की संभावना वो भी है। लेकिन जिस तरह से रिलायंस का मैनेजमेंट काम करता है, इसमें रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और काफ़ी लोग हैं जो अभी तक बाजार में इस तेजी के दौर में पीछे रह गए, तो उनके लिए तो ये अच्छा स्टॉक है, निचले लेवल से एंट्री का मौका बन रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए, आने वाले इसमें आपको ये मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।